चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। जितने भी साथी हमारे साथ इस क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी जुड़ जाएंगे एक बार ऑडियो वीडियो को अपने तरफ से कंफर्म कर देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि अब तक सभी चीज़ें सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कुछ चीज़ें अगर नहीं है तो उसको भी बता देंगे, इधर से तो सभी चीज़ें स्पष्ट है। चलो तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास को। ठीक है, और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे संविधानिक विकास। और कल की क्लास आप लोग की लाइव नहीं हो पाई थी क्योंकि कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और यहाँ पर सर्वर डाउन था, इसलिए क्लास लाइव कल नहीं हुई थी। तो रिकॉर्डेड क्लास हुई है और शायद आपको मिल भी गया होगा, तो आप लोग उस क्लास को देखे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि कल की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा किया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में समझाने का प्रयास किया था। चलो एक बार और रिवाइज कर देंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। ठीक है, चलिए चलो। सभी चीजें स्पष्ट है क्या? जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं एक बार बता देंगे। देखो, चलो, दीक्षा साहू और आरती नेताम नहीं देखे सर बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो देख लेंगे ना, जितने भी बच्चे नहीं देख पाए हैं कल की क्लास को तो वो सब देख लेंगे। हमने 1935 का ये सब चीज पढ़ा था। देखो, तो 1935 के बाद से हम देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत ज्यादा अ, अच्छी तरीके से हो जाएगी। 1935 के बाद भारत में चुनाव भी होंगे, प्रांतीय चुनाव भी होंगे, 11 राज्यों में चुनाव होंगे, कांग्रेस की 8 राज्यों में सरकार भी बनेगी। और उसके बाद फिर एक सेकंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? इस हम देखेंगे 1939 में। ठीक है, तो 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो हम देखते हैं कि भारत में आर भावना जी पूछ रहे सर कल क्लास हुई है ना? हाँ, कल क्लास हुई है, उसी चीज को मैं अभी बता रहा था। चले, कल्याणी साहू भी जुड़े हैं, आर भावना जी भी जुड़े हैं। ठीक है, चलो, तो कल क्लास हुई है, उसी चीज को मैं आपको बता रहा था कि कल की क्लास रिकॉर्ड किए थे हमने और वो शायद डाल चुके होंगे आपके जहां से आप देखते हो वहां पर, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं डाले हैं तो आज डाल देंगे, फिर उसको देख लेंगे। चलो, तो कल की क्लास में हमने यहाँ पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जो सबसे बड़ा एक्ट था अंग्रेजों के द्वारा। और हमारा भारत के संविधान का 70% चीजें भी इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये चीज भी हमने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, इस संविधान को कैसे हम मांग करते हैं, मतलब हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे चालू होती है। हमने देख लिया कि संविधान जो विकास हुआ 1600 से लेकर कैसे 1935 तक बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, उन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया कल की क्लास तक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत में संविधान की जो मांग है, ठीक है, कल इसको हमने डिस्कस किया था वैसे, बट आप लोग नहीं देख पाए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, भारत में संविधान की जो मांग है, किनकी मांग है? भारत में संविधान की अगर हम मांग देखें, ठीक है, तो भारत में संविधान की जो मांग है वो पहली बार 1934 में। कब होती है? 1934 में। और इसको मांग करने वाले एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है एम ए रॉय, जो प्रथम बार भारत में संविधान हो ऐसा वो मांग करते हैं। एम एन रॉय कौन है? वो एम ए रॉय है। ध्यान आपको रखना है, ये भारत में संविधान बने, भारत में संविधान हो, इसके लिए प्रथम बार मांग करते हैं अंग्रेजों से। संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार किया था? अगर आपसे पूछा जाए तो एम ए रॉय है, जिन्होंने 1934 में किया था। उसके बाद फिर कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी संस्था थी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जो भारतीय लोगों का आवाज उठाती थी। तो कांग्रेस ने यहाँ पर 1935 में, कांग्रेस ने कब? यहाँ पर 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से भारत में संविधान हो इनकी भी मांग किया। तो कांग्रेस ने 1935 में, किसने? कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर उन्होंने मांग किया कि भारत में संविधान हो। ये हमको ध्यान रखते, इसी को पूछा जाता है कांग्रेस ने कब स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान हो, तो वो 1935 में उन्होंने स्वीकार किया है। ये आपको देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब यहाँ पर 1939 से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ही स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर? पूरे विश्व में। और इस द्वितीय विश्व युद्ध को आप देखोगे तो ब्रिटेन लड़ रहा था, ठीक है, जर्मनी का नाम सुने होंगे जिसमें हिटलर है,
इटली का नाम सुने होंगे जिसे मुसोलिनी, उन सभी लोगों से यहाँ पर ब्रिटेन और उनके साथ लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो जाता है। तो फिर अंग्रेज जो लोग हैं वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी सहायता करें, जैसा हमने प्रथम वर्ल्ड वॉर में उनकी सहायता किया था उनको जीत दिलाने में। लेकिन इस बार भारतीय जनता जागृत हो चुकी है, भारत के जितने भी नेता सब जागृत हो चुके हैं कि भाई हमको जरा भी मदद नहीं करनी अंग्रेजों की। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अंग्रेज भारत में कुछ भी हमको नहीं देते हैं, केवल और केवल शोषणकारी नीतियां चला रहे हैं, हमको आजाद भी नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो भारत को आजाद नहीं करेंगे, जब तक भारत में संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक हम कोई भी लोग यहाँ पर अंग्रेजों का इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहायता नहीं करेंगे। ऐसा भारतीयों का स्पष्ट यहाँ पर मांग था। ठीक है, अब ऐसा भारतीयों का स्पष्ट मांग था, तो अब अंग्रेज लगातार भारतीयों को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने साथ सहयोग दे, ऐसा करके वो भारतीयों के लिए कुछ कुछ चीजें लेकर आएंगे, कुछ कुछ चीजें लेकर आएंगे, जैसे कुछ प्रस्ताव लेकर आएंगे कि इस प्रस्ताव में हम ये देंगे आपको, इस प्रस्ताव में हम आपको ये देंगे। मतलब भारतीयों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीयों का साथ चाहिए अंग्रेजों को इसमें, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पर एक अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। और ये कब लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा? तो ये लाया जाता है 1940 में। और इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश शासन है, वो ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर मान लिया कि भारत के लिए हम संविधान बनाएंगे। इन्होंने माना, सैद्धांतिक रूप से माना कि हम भारत के लिए क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। ये इन्होंने माना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कब ये स्वीकार किया कि वो भारत के लिए संविधान बनाएंगे? तो आपको ध्यान रखना कि पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया कि वो भारत के लोगों के लिए संविधान बनाएंगे और उनके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन इन्होंने ये बात गलत कर दी कि हम भारत के लिए संविधान बनाएंगे और उनका निर्माण एक संविधान सभा करेगी। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो वादे हैं, ये सारे जो फैक्ट है, वो हम द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के बाद करेंगे या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद करेंगे। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये बात किया ना कि हम भारत के लिए संविधान बनाएंगे और संविधान बनाने के लिए हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, तो भारतीय लोग खुश हो गए। लेकिन जैसे लास्ट पॉइंट को पढ़ा कि ये सब उनको इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मिला जाएगा, तो भारतीय लोगों ने तुरंत ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों ने बोला कि भाई आपको अभी देना है तो अभी दीजिए, अभी संविधान बनाने का यहाँ पर प्रयास चालू करिए, अभी संविधान बनाने के संविधान सभा का गठन करिए, तब हम आपका साथ देंगे। और आप बात करें कि आप हमको विश्व युद्ध के बाद दोगे, तो आपको खुद पता नहीं कि आप उस युद्ध में आप बचोगे कि मरोगे, आप उस युद्ध में जीतोगे कि हारोगे, आपको खुद नहीं पता है। तो हम आपका यहाँ पर क्यों सहायता करें? तो बहुत सारे लोगों ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, आगे की तिथि का चेक कहा, ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाली हो घोषणा करे, ऐसा कहा पंडित नेहरू और हमारे महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव भी किसी ना किसी तरीके से आप सोचोगे तो फेल हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत के लोगों के लिए हम संविधान बनाएंगे, ये हमको देखना है। तो अंग्रेज अभी भी अब जान गए कि जब तक हम भारत को आजाद नहीं करेंगे, भारत के लिए संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक भारत के लोग साथ नहीं देंगे। फिर वो अगस्त प्रस्ताव जब फेल हुए 1940 में, तो इसके जस्ट 2 साल बाद इन्होंने फिर से भारत के लोगों की सहायता के लिए, भारत के लोगों के असंतोष को दूर करने के लिए 1942 में एक फिर से दूसरा मिशन आया, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया। ठीक है, और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आएगा? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आएगा। ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आएगा? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव की बात भी वही था जैसा किसका था, अगस्त प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव ने यहाँ पर सीधा स्पष्ट किया कि हम आपके संविधान की मांग को स्वीकारते हैं, भारत में संविधान हो उसकी मांग को स्वीकारते हैं, हम भारत के लिए संविधान बनाने की मांग को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर से वहीं से बात किया कि ये सब चीजें आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलेगी। और फिर इन्होंने वही बात किया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलेगी, तो ये फिर से वही सपने दिखाने वाली बात है। तो फिर से भारतीयों ने यहाँ पर स्क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, इसके प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया। तो अब अंग्रेजों को समझ आया कि यहाँ पर भारत के लोग संविधान से यहाँ पर कम कुछ भी चीज में नहीं मानेंगे। तो अब भारत आजादी की ओर है। तो यहाँ पर 1946 में एक मिशन आता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। जिसको हम कौन सा मिशन बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन है
ये कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर अब भारत में स्पष्ट कर दिया जाता है कि भारत को हम बहुत जल्दी आजाद करेंगे, इटली घोषणा करेंगे इसके जस्ट बाद, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था 1945 में। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया था 1945 में, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका इन सब लोगों की जीत हुई थी, जापान, जर्मनी, इटली इन सब की हार हुई थी, तो उसके बाद फिर एक संयुक्त राष्ट्र संघ भी बनाया कि अब कोई भी युद्ध शुद्ध नहीं होगा। और जितने भी जो देश है वो सब, जितने भी देशों को गुलाम बनाकर रखे, जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाकर रखा है, तो उन देशों को आप लोग जल्दी से छोड़िए, जल्दी से आजाद करिए। तो ये अल्टीमेटम जब आया तो ब्रिटेन ने एक यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा, और कैबिनेट मिशन के द्वारा अब उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से ये बोला कि अब हम भारत में संविधान बनाएंगे। और भारत में संविधान बनाएंगे तो भारत का संविधान बनाने के लिए हम एक संस्था बनाएंगे, और उस संस्था को हम बोलते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किनका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया, और यही संविधान सभा को भारत के संविधान बनाने का काम सौंपा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आपको बताना है कि भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ध्यान आपको रखना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में संविधान किसने बनाया, तो आप सबके मन में एक डाउट आता है कि भारत में संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। लेकिन ध्यान रखना कि भाई कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले नहीं बनाए हैं, भारत के संविधान को एक संविधान सभा ने बनाए हैं। और उस संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस के द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है, तो भारत के संविधान का निर्माण के संविधान सभा ने किया है। और संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। तो अब कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का गठन किया। अब जब संविधान सभा का गठन किया तो अब इस संविधान सभा की संरचना कैसे होगी, कितने लोग इस संविधान सभा में शामिल होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किस बेसिस पर होंगे, तो और वो कैसे करेंगे, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं संविधान सभा के गठन में, संविधान सभा के फॉर्मेशन में, कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कितने मेंबर आएंगे, आएंगे तो किस हिसाब से आएंगे। लेकिन तब तक जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार आप बताओ कि क्या आपको यहाँ तक समझ आया चीजें जो हम बता रहे हैं, फिर हम संविधान सभा के गठन और उसके संरचना को समझेंगे। चलिए, कल्याणी साहू जी बोल रहे हैं नहीं डला है सर, 1935 को क्या बोले सर बोल रहे हैं। चलिए, कल्याणी साहू जी नहीं डला है ना, तो आज डल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल तो नेट ही नहीं था, तो बिना नेट के तो डलता ही नहीं है, बिना नेट के तो लोडिंग अपलोडिंग होता ही नहीं है। आज डाल देंगे, ठीक है, और उसको देख लेना। 1919 का मैंने पढ़ाया है और 1935 का अधिनियम पढ़ा है, दोनों पढ़ा है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, दीक्षा साहू जी बोल रहे 1935 को क्या बोले सर करके, तो 1935 को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और 1935 का अधिनियम अब तक अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। और उसी 1935 के अधिनियम को हमारे संविधान से 70% हमने उसी से लिया है हमारे संविधान को बनाने, ठीक है, ध्यान आप रखना है। चलो, यहाँ तक बातें आपको समझ आई। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया। भारत में संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा का गठन किसने किया, कैबिनेट मिशन ने किया। ये आपको समझना है, आपको देखना है। चांदनी सिन्हा पूछ रहे हैं सर इसका पीडीएफ भी डला दीजिए ना। हाँ, मैं बोल दिया हूँ चांदनी सिन्हा जी कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको आप लोग डाल दिया करेंगे करके, टीम को बोल दिया हूँ। नहीं डालते क्या टीम के लोग, ठीक है। चलो, नहीं डालते हैं तो मैं एक बार आज फिर से बोल दूंगा कि बच्चे लोग पीडीएफ की मांग करते हैं, जो हम लिखे रहते हैं उनको, तो एक बार आप लोग डाल देंगे, ठीक है। चलो, आज मैं और बता दूंगा। वैसे मैंने, आपने जब बोला था तो मैंने बोल दिया था, ठीक है। अब नहीं मिल रहा होगा तो मैं फिर से आप इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर दूंगा, ठीक है। चलो, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कितने मेंबर थे, ये हमको देखना है। कुल कितने सदस्य थे इसको हम समझेंगे। चलिए, तो संविधान सभा
तो इस संविधान सभा को अगर हम देखें तो इस संविधान सभा में मेंबरों की संख्या थी 389। इस संविधान सभा में कुल मेंबरों की संख्या कितनी थी? 389 थी। ये आपको समझना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी? 389 थी। तो आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को 389 ही क्यों किया गया? 500 क्यों नहीं किया गया? 200 क्यों नहीं किया गया? 5-6 क्यों नहीं किया गया? 389 ही क्यों किया गया? देखो, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया ना, वो संविधान सभा का गठन भारत की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। किनके आधार पर किया गया था इसका गठन? तो इसका जो गठन है वो भारत की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। उस समय जितने जनसंख्या थे 1946 में भारत में, तो उसके आधार पर किया गया था। तो किसके आधार पर किया गया था? जनसंख्या के आधार पर। और जब जनसंख्या के आधार पर किया गया था तो कितना रेशियो लिया गया था? तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए ना भारत में 10 लाख की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को रखा गया था। किसको रखा गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को रखा गया। तो आपको समझना है कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 38 करोड़ थी। कितने करोड़ थी? 38 करोड़ यहाँ पर उस समय भारत की जनसंख्या थी। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति को चुना गया था, तो इसलिए भारत में जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 389 मेंबरों की थी। प्रत्येक 10 लाख पर एक यहाँ पर सीट दिया गया था। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। अब हो गया, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट दिया गया। तो अब प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट दिया गया, तो इस संविधान सभा के सदस्यों को अगर हम देखें तो इस संविधान सभा के सदस्यों को फिर कैसे चुना गया? अब कैसे चुना गया कहने का मतलब है, क्या इन संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए क्या पूरे देश में वोटिंग कराया गया या फिर किसी और तरीके से चुना गया? देखो, तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया था ना, वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। वो किस तरीके से किया गया था? अप्रत्यक्ष तरीके से। यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से किया गया था। इनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष इनका चुनाव हुआ था। और अप्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं? कि जिस सदस्य को यहाँ पर अगर डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है, तो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है तो उनको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि हमारे जो विधायक बनते हैं, हमारे जो कौन बनते हैं? विधायक बनते हैं, ठीक है। हमारे जो लोकसभा के सांसद बनते हैं, हमारे किसके सांसद बनते हैं? लोकसभा के सांसद बनते हैं, ठीक है, लोकसभा एमपी बोलते हैं। और जो विधायक बनते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम विधायक के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, हम चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। जैसे विधायक का चुनाव होता है तो आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक के लिए वोट दिए होंगे, डायरेक्ट दिए होंगे। जैसे आपके क्षेत्र के जो भी लोकसभा सांसद है तो उनके लिए आपने डायरेक्ट वोट दिया होगा। जैसे और नहीं समझ आ रहा है तो आप सरपंच के लिए, अपने गांव का जब भी सरपंच चुनाव होता है और आपका एज मत 18 साल प्लस है और आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप डायरेक्ट सरपंच के लिए क्या करते हो? वोट देते हो। आप आपके वार्ड में अगर कोई पंच होगा तो उसके लिए आप क्या करते हो? डायरेक्ट वोटिंग करते हो। ये डायरेक्ट वोटिंग कहलाता है। ये सीधे हम चुन लेते हैं, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे जो चीजें होती, बहुत सारे जो पद होते हैं उसमें डायरेक्ट वोटिंग होता है, जनता उसमें डायरेक्ट वोट करती। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते आज भी। जैसे क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हो? क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हो? बिल्कुल नहीं डालते। क्या आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हो? बिल्कुल नहीं डालते। लेकिन इनका चुनाव तो होता है। क्या आप यहाँ पर राज्यसभा सदस्य के लिए वोट डालते हो? नहीं डालते हो। लेकिन इनके सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से होता है, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इनके लिए प्रत्यक्ष भारत की जनता वोटिंग नहीं करती। तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है फिर? तो राष्ट्रपति को यहाँ पर लोकसभा सांसद चुनते हैं, राज्यसभा सांसद चुनते हैं, जितने भी राज्य में विधायक है विधानसभा के सदस्य लोग चुनते हैं। तो इनको हमने चुना है, लोकसभा सांसद को हमने चुना है, विधायक को हमने चुना है। तो हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति के चुनाव को करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे द्वारा ही चुने हुए लोग उपराष्ट्रपति को चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए जो विधायक लोग हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हम वोट नहीं देने जाते, उनके बदले में हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो सांसद है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। उसी प्रकार जो संविधान सभा के जो मेंबर चुने जाने थे
तो उनको उस समय जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं दिलाया गया था, उनको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। अब अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कैसे चुना गया था, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उस समय अंग्रेजों के पास यहाँ पर 11 प्रांत थे, मतलब 11 राज्य थे। मतलब कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। साथ ही साथ हम देखेंगे अंग्रेजों के पास उस समय भारत में 11 राज्य थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 मतलब केंद्र शासित प्रदेश टाइप थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, सॉरी 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र। तो आप देखोगे कि 11 प्रांतों में उस समय तक यहाँ पर विधानसभाएं हो चुकी थी, बन चुकी थी विधानसभा। और विधानसभा जब बन चुकी थी प्रांतों की, तो वहां पर विधायक आते थे आज के समान। वहां पर कौन आते थे? आज के समान विधायक होते थे। तो इन्हीं विधायक लोगों ने चुना है, इन्हीं विधायक लोगों ने वोटिंग किया है अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है और एकल संक्रमणी मत प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। ठीक है, अब एक चीज लिख लेना यहाँ पर कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। कैसे चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इनके चुनाव का जो तरीका था, वो तरीका को यहाँ पर लिख लेना, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। ठीक है, यहाँ पर इनके चुनाव का जो तरीका है वो यहाँ पर आता है एकल संक्रमणी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो इसमें ना वोटों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? वोट का ट्रांसफर होता है। अब आपके मन में बहुत ज्यादा ये इच्छा हो रही होगी कि सर ये किस प्रकार की व्यवस्था है, एकल संक्रमण प्रणाली। तो आप थोड़ा सा समझो इसको। मैं पूरी तरीके से ना आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा ना, राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसी मेथड से राष्ट्रपति को भी हम चुनते हैं। इसी मेथड से क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। देखो, आज होता क्या है कि मान लो जाए यहाँ पर अगर हम देखें कि मान लो जो विधानसभा में यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मान लो जो विधानसभा के विधायक के लिए मान लो जो आपके क्षेत्र में 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी है, ऐसा है। तो अब आपके पास अगर चुनाव देने का अधिकार है, तो आप क्या करते हो? को जिसको वोट देना होता है, जैसे आपको ए पसंद है तो आप ए को जाकर वोट कर देते हो। ठीक है, अगर आपको दूसरे जो व्यक्ति है उनको ए पसंद नहीं है तो वो जाकर सी को कर देता है, किसी तीसरे व्यक्ति को सी पसंद नहीं तो डी कर देता है। और ऐसे ऐसे जब पूरी जनता चुनाव में वोट डालती तो ये देखा जाता है कि जिसको ज्यादा वोट मिला है वो विजयी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये हम अभी करते हैं। लेकिन जो ये एकल संक्रमण मत प्रणाली प्रतिनिधित्व है, इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता है कि अगर अब मान लो जाए आपके पास यहाँ पर 4 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है चुनाव में? 4 कैंडिडेट है। तो 4 जो कैंडिडेट है, अब उनमें आपको किसी एक को देकर नहीं आना है, आपको प्रेफरेंस बताकर आना है। प्रेफरेंस बताकर आना है कि मेरे को यहाँ पर कैंडिडेट बी सबसे अच्छा लगता है तो मैं इसको ए को जिताना चाहता हूँ। अगर इनको ज्यादा वोट नहीं मिला तो मैं यहाँ पर बी को जिताना चाहता हूँ। इनको अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पर डी को जिताना चाहता हूँ। और इनको नहीं मिला तब मैं जाकर यहाँ पर इसको। तो हम यहाँ पर चॉइस करते हैं। क्या करते हैं अपन? हम चॉइस करते हैं कि यहाँ पर इतने कैंडिडेट है तो ये जीतने चाहिए, पहला और दूसरा तीसरा चौथा करके। अगर 2 है तो हम पहले दूसरे देकर आते हैं। इसी को कहा जाता है एकल संक्रमण प्रणाली की। हम हमारे एक एक जो हमारा वोट है उसमें हम प्राथमिकता चुनते हैं, प्रेफरेंस चुनते हैं कि अगर हम पहले नंबर पर चुने तो अब वोटों की गिनती कैसे होती? तो सभी लोगों को देखा जाता है कि कितने लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। अगर वो प्रेफरेंस यहाँ पर पहली बार की गणना में 50% से ज्यादा चला जाता है तो व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन अगर 50% नहीं मिला तो उस व्यक्ति के लिए फिर से यहाँ पर किया जाता है। तो एक बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर बताने से बच रहा हूँ। बट आप समझना कि इसमें आपको सभी लोगों को प्रेफरेंस देना होता है, तब जाकर आपके वोटों की गिनती होती है। और इसी सिस्टम को अपनाया गया था इसके लोगों के चुनाव में, डायरेक्ट वाला नहीं अपनाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बताई गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में यहाँ पर एक सदस्य होना था। और उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल सदस्यों का कितना हो गया था? यहाँ पर 389 हो गया था। इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, जो विधानसभा में बैठते थे, उन्होंने चुना था। और एकल संक्रमणी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना था। ये चुनाव के तरीके थे। तो आपसे क्वेश्चन इसको भर भर के पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव क्या डायरेक्ट हुआ था?
क्या उनका चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था? बिल्कुल बताना है कि बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का यहाँ पर जो सदस्य संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई थी, तो आपको बताना है जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था, ये आपको देखना है। और चुनाव की पद्धति कैसी थी, तो एकल संक्रमणी एवं समानुपातिक पद्धति थी। इसको मैं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव जब होता है ना, तो उसमें इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान पे रखते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें से 389 मेंबर में से कहाँ-कहाँ से कौन-कौन मेंबर आने वाले थे, ये हम समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये चीजें आपको समझाना है, समझना है, समझ आए कि नहीं आए बताना है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ तक जल्दी से बताएंगे कि आप समझ पाए कुछ चीजें जो मैं बताया। इसको अभी थोड़ा सा ना आप अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जानने की इच्छा को थोड़ा सा धैर्य के साथ बना के रखना। इसको मैं जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा ना और राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाऊंगा, तो एकदम एक क्लास ही लूंगा इस पर आपको कि कैसे होता है। तो आप भी पूरी तरीके से समझ जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव। अगर मैं यहाँ बताऊंगा ना इसको, तो 1.5 घंटा लगेगा आपको बताने में, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सर कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे हम गिनती गिनेंगे, और कैसे हम 50% लेकर आएंगे। तो फिर यहाँ पर बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, और फिर मैं इसको एक बार फिर आपको राष्ट्रपति के टाइम पे बताऊंगा। तो उससे अच्छा यह है कि मैं राष्ट्रपति के टाइम ही आपको बता दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे। जहां जहां पर भी ऐसा चुनाव होता है, तो आप समझेंगे कि ऐसा चुनाव हुआ रहा होकर के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार बता देंगे। चलिए, आर भावना जी और दीक्षा साहू, बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे भाई। 2-3 लोग ही कर पाते हो, ठीक है। बाकी देखो 14 बच्चे जुड़े हैं, और 14 में केवल 2 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हो क्या? बाकी सबको मतलब नहीं है क्या? देखो, तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो आप हमेशा टू वे क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। मैं जब भी पूछूं क्लियर है नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। मैं पूछूं समझ आया कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जितने बच्चे ध्यान देंगे, और ये रिक्वेस्ट आप सभी से कि जब तक आप मेरे को ये श्योर नहीं करो कि हमको समझ आया करके, तब तक फिर अच्छे से नहीं हो पाएगी पढ़ाई हमारी, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ बच्चे बस करते हैं, कल्याणी साहू करते हैं, आर भावना करते हैं, दीक्षा साहू करते हैं, चांदनी सिन्हा करते हैं। बाकी बच्चों को मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा तो हाँ बोलने में क्या आ जाता है, और नहीं आया होगा तो कहाँ पे नहीं आया ये बता देना, ठीक है। चलो, तो यार आप सबसे हाथ जोड़कर विनती रहेगा मेरा कि आप सभी लोग भी कमेंट किया करेंगे, ठीक है। वैसे मैं अभी आपका नाम भी पढ़ सकता हूँ कि कौन कौन लोग जुड़े हैं, मैं खोलूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो नाम लेने पर आप लोग क्या नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, जितने बच्चे ध्यान देंगे सभी पे, ठीक। चलिए, देखते हैं, समझते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है इसके 389 मेंबर तो हो गए, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों के पास जो भारत था, उसकी स्थिति कैसा था इसको हम समझते हैं। उस समय अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें, तो इस ब्रिटिश भारत में ना 3 प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हुआ करते थे। 3 प्रकार के क्षेत्र कैसे हुआ करते थे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एक हम देखेंगे, अभी मैंने बताया कि अंग्रेजों के पास उस समय राज्यों की संख्या, प्रांतों की संख्या 11 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। और उस समय अगर हम देखेंगे, तो इन प्रांतों के अलावा भी अंग्रेजों के पास एक कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसको आज के समान हम क्या बोल सकते हैं, तो इनको आज के समान केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं। जैसे आज हमारे देश में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इस प्रकार से था। तो अंग्रेजों के पास उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। और इनके अलावा अंग्रेजों के पास उस समय हम देखेंगे, तो भारत को वो जीत नहीं पाए थे। जिन क्षेत्रों को यहाँ पर रोक दिए थे जीतने से, तो वहां पर राजा महाराजाओं का रूल चलता था। वहां पर देसी रियासत होते थे। कौन होते थे? देसी रियासत। जहां पर अंग्रेजों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। हाँ, वो अंग्रेजों की बात मानते थे, ये अलग बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, तो 2 क्षेत्र वो करते। 2 क्षेत्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अधीन है और ये भी अंग्रेजों के अधीन है, और ये अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन में नहीं है। यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। तो अब सबको पता होगा, आपने सुना होगा ना भाई, कि जब भारत आजाद हुआ, तो 550 देसी रियासत थे, और उन सबको बोल दिया गया था कि आप चाहे तो भारत में रहो, चाहे तो आप पाकिस्तान एक नया देश बना उसमें रहो, चाहे तो स्वतंत्र रहो, ऐसा बोल दिया गया था। तो देसी रियासत भी थे उस समय, देसी रियासतों का भी अस्तित्व था। तो वो जो देसी रियासत थे, उनकी भी अपने अपने क्षेत्र में जनसंख्या थी। तो यहाँ पर उनसे भी मेंबर
आए थे। देखो, तो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 थे। ब्रिटिश राज्य कितने थे उस समय? 11 थे। तो इस 11 प्रांतों से अगर हम बात करें तो संविधान सभा से कितने मेंबर आने थे? तो इस 11 प्रांतों से संविधान सभा से अगर हम देखेंगे तो 292 मेंबर आने थे। कितने मेंबर आने थे? 292 मेंबर आने थे। बता दिया था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर आएगा। तो इस ब्रिटिश भारत के 11 राज्यों से 292 मेंबर, और इस कमिश्नरी क्षेत्र से यहाँ पर एक एक करके 4 मेंबर आने थे। कितने मेंबर आने थे? 4 मेंबर यहाँ पर आने थे। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 296 आपको ध्यान पे रखना है। कितना रखना है? 296, जिसमें से 292 राज्यों से और 4 मेंबर वहां से कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। तो इस यहाँ पर चीजों को ध्यान रखना कि भारत में संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितना था? यहाँ पर 389 था। ये आपको ध्यान पे रखना है। लेकिन ब्रिटिश भारत से टोटल कितने आने थे? तो अंग्रेजों के पास से टोटल यहाँ पर 296 आने थे, जो अंग्रेजों के क्षेत्र में नियंत्रित था। ठीक है, इसमें भारत के लोग आएंगे भाई, भारत के लोग ही चुन कर आएंगे, इसमें अंग्रेजों का नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल किनका था? अंग्रेजों का था। ठीक है, तो 296 में अब एकदम डायरेक्ट कंट्रोल किनका नहीं था? अंग्रेजों का इन देसी रियासतों में, राजा महाराजा वालों में। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी उस समय 14 देसी रियासत है। जैसे आप खैरागढ़ पढ़े होंगे, सुई खदान पढ़े होंगे, तो ये सब देसी रियासत, जैसे बस्तर रियासत था, जैसे सरगुजा रियासत था। तो ये सब भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इन लोग को बोला कि भाई आप हमारे देश में ही मिलो, तब जाकर हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे? विकास विकास कर पाएंगे। तब छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों ने भारत संघ में विलय किया, और ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग यहाँ पर सभी लोगों को विलय के लिए पूरी तरीके से मना लिए थे, तब जाकर भारत एक बना था। नहीं तो फिर आज देसी रियासत अलग रहते, तो अलग अलग छोटे छोटे देश के रूप में हम खंडित रहते। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वाकांक्षा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत अच्छा काम था, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो उस समय देसी रियासतों से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 93 मेंबर आने थे। कितने मेंबर आने थे? 93 मेंबर आने थे, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो उस समय देसी रियासतों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, तो उनके मेंबरों से यहाँ पर 93 आने थे। ध्यान आपको रखना कि जैसे कोई देसी रियासत बहुत बड़ा था, जिनकी जनसंख्या अगर 20 लाख थी, तो उनसे 2 मेंबर आएंगे। कई देसी रियासत बहुत ज्यादा छोटे थे, जैसे कोई देसी रियासत में 1 लाख जनसंख्या था, कोई देसी रियासत में 2 लाख था, कोई देसी रियासत में 3 लाख था। ऐसे करके 4-5 देसी रियासतों को मिलाकर उनकी जनसंख्या को 10 लाख किया जाता था। तब जाकर उनके लोगों के द्वारा यहाँ पर एक सदस्य को चुना जाता था। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो देसी रियासत के सदस्य आए थे, देसी रियासत के जो 93 मेंबर आने वाले थे ना, तो उन 93 मेंबरों का चुनाव नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पर चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से, विधानसभा के लोगों ने चुना था। तो देसी रियासत के लोगों को, जो 93 मेंबर आने से देसी रियासत थे, तो उन 93 मेंबरों का यहाँ पर पूरी तरीके से इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, नियुक्ति किया गया था, इनका मनोनीत किया गया था वहां के राजाओं के द्वारा। जैसे मान लो जाए यहाँ पर खैरागढ़ रियासत था। कौन सी रियासत था? खैरागढ़ रियासत था। समझाने के लिए, अब मान लीजिए खैरागढ़ रियासत में 20 लाख जनसंख्या हुआ करती थी, तो खैरागढ़ रियासत में 20 लाख जनसंख्या, तो संविधान बनाने के लिए कितने मेंबर जाएंगे वहां से? 2 मेंबर जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख पर एक है। तो उन 2 मेंबर को, अब खैरागढ़ रियासत के राजा कौन है? कोई भी एक XYZ। तो खैरागढ़ राजा के जो रियासत है, वो अपने यहाँ पे देखा कि कौन यहाँ पर अच्छा है, जिनको वो भेज सकते हैं, जिनको कानून वानून को ज्ञान हो, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो वो 2 मेंबर को भेज देगा कि भाई जाओ, ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, मेरी नजर में आप बहुत पढ़े लिखे हो, जाओ संविधान सभा के लिए हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, और जाकर संविधान का निर्माण करो, ऐसा करके। तो यहाँ देसी रियासत के जो मेंबर आने वाले थे 93, तो उनको राजाओं के द्वारा चुना गया। उनको किनके द्वारा चुना गया? राजाओं के द्वारा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर तो उनकी जनसंख्या 20 लाख है, और 2 मेंबर चुनने तो एक ही आ जाए। लेकिन बहुत सारे जो देसी रियासत है, वहां पर मिलाकर जनसंख्या 10 लाख हो ही नहीं रही थी। तो मैंने बताया कि अगर 7 देसी रियासतों को मिलाकर जनसंख्या 10 लाख हो रही थी, तो एक मेंबर को चुना जाना है, तो अब वहां पर मेंबर कैसे चुना जाएगा? तो वहां पर वो जो 7 राजा थे ना, वो 7 देसी रियासत के राजा आपस में बैठते थे, बात करते थे कि हमको अब एक सदस्य मिलाकर भेजना है, तो किसको भेजे? तो ये सब लोग डिसाइड कर लेते थे, फिर भेजते थे कि हम सभी लोग इस बंदे को भेजने के लिए सहमत है। तो इस प्रकार से देसी रियासत के जो मेंबर आने वाले थे, तो उन देसी रियासत के मेंबरों का चुनाव नहीं किया गया है, तो उनका यहाँ पर मनोनयन किया गया था। इनका क्या किया गया था? मनोनयन। और मनोनयन किनके द्वारा किया गया था? तो मनोनयन राजा के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, देसी राजाओं के द्वारा उनका मनोनयन किया गया। तो अब आपसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे संविधान सभा के सभी सदस्यों का पूरी तरीके से चुनाव हुआ था,
हमारे संविधान सभा के सभी सदस्यों का पूरी तरीके से मनोनयन हुआ था, नियुक्ति हुआ था। तो ध्यान रखना कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका आंशिक चुनाव हुआ था और आंशिक मनोनयन हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 296 सदस्य थे जो अंग्रेजों के क्षेत्र से आने थे, तो इनका पूरी तरीके से निर्वाचन हुआ था। और जो देसी रियासत थे तो उनके सदस्यों का मनोनयन हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का ना तो पूर्णतः निर्वाचन हुआ था, क्योंकि पूर्णतः निर्वाचन होता तो सभी को हम चुनते 389 को, लेकिन देसी रियासतों का तो मनोनयन किया ना भाई। और अगर हम पूर्णतः मनोनयन हुआ था तो इनका तो हम चुनाव किए, तो संविधान सभा के सदस्यों को चुनने की जो प्रकृति रही है, चुनने का जो नेचर रहा है, वो आंशिक रूप से ये निर्वाचित थे। लगभग 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर आए थे, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया था। और देसी रियासतों के जो 93 सदस्य है उनका मनोनयन किया गया। तो देसी रियासत के सदस्यों का अगर हम देखेंगे तो आंशिक निर्वाचन और आंशिक मनोनयन किया गया था। ध्यान आपको रखना है, समझते हुए आपको जाना है, ठीक है। आंशिक निर्वाचन हुआ है एवं आंशिक मनोनयन हुआ है। आंशिक निर्वाचन एवं आंशिक मनोनयन किया गया था, ठीक है। आंशिक मनोनयन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देखना है, आपको समझते हुए जाना, ठीक है। चलो, तो देसी रियासत के सदस्यों का मनोनयन हुआ था और ब्रिटिश भारत के सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचन हुआ था। ये आपको देखना है, आपको समझते हुए जाना। चलिए, तो टोटल संविधान सभा में कितने मेंबर आने थे? 389 मेंबर आने थे। ब्रिटिश भारत से टोटल कितने हैं? 296। और देसी रियासत से कितने हैं? 93। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर आने थे? तो 296। संविधान सभा के लिए देसी रियासत से कितने मेंबर आने थे? तो 93। संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था, एकल संक्रमणी मत एवं समानुपातिक पद्धति के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के लिए देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन हुआ था, किनके द्वारा किया गया था? वहां के राजाओं के द्वारा किया गया था। इतना चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए संविधान सभा की चीजों को लेकर। चलिए, यहाँ तक आप एक बार कमेंट करेंगे, क्या ये चीजें आप बना लेंगे? ये चीजें आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे, ध्यान रखना कि इनके सदस्यों को ना तो पूर्णतः निर्वाचन हुआ था और न ही पूर्णतः मनन हुआ था। ये आपको समझते हुए जाना है। और ब्रिटिश भारत से ये संख्या कई बार पूछी गई, देसी रियासत से ये संख्या कई बार पूछी गई। ध्यान आपको रखते हुए जाना है, समझते हुए आपको जाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कंफर्म करेंगे जितने बच्चे हैं, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए, मोक्षदा साहू जी सर बोल रहे हैं। चलो बढ़िया, ऐसे कमेंट किया करेंगे। मनोनयन मतलब आपसी समझ से अपने में से एक को भेजना। मनोनयन का मतलब, शशि देवागन जी आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। मनोनयन का मतलब होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब कि उनके लिए किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं करना। मैं राजा हूं और मेरे को नियुक्त करने का अधिकार है ना, तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं आपको संविधान सभा के लिए नियुक्त कर रहा हूँ, मैं आपको मनोनीत कर रहा हूँ, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलो, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। तो मनोनयन का मतलब, हाँ, अपने में से किसी भी एक को भेज देना। ये आपको देखना है, उनके लिए कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये आपको समझना है, आपने भी जो बोला है वो भी सही है, ठीक है। चलो, तो नियुक्त करना, जैसे आप भारत के संविधान में आगे चलकर पढ़ोगे कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। मतलब राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, तो राष्ट्रपति की जो जो लोग सही लगता है उनको मनोनीत कर देता है। मनोनीत करना मतलब नियुक्त कर देना, उनके लिए कोई भी चुनाव नहीं होना, ठीक है। ये आपको समझना है। चलो, आगे बढ़े, देखते हैं। अब ये तो हो गई संविधान सभा के सदस्यों का संख्या, हो गया कि कौन कहां से कितना आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो चुनाव होता है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए वो कब हुए, तो इनका जो चुनाव होता है वो जुलाई अगस्त में। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। तो 1946 में जब किया गया था तो इनका जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त,
वो जुलाई अगस्त के माह में 1946 में ही कराया गया। कब कराया गया? जुलाई अगस्त के माह में ही यहाँ पर 1946 में कराया गया। ठीक है, ये हमको देखना है। अब जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया इनके सदस्यों का चुनाव, तो परिणाम भी उसी समय आ जाएंगे, कुछ समय बाद आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो परिणाम है वो कैसे आता है। परिणाम कहने का मतलब है कि अब देखो, इस संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए चाहे तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि मैं खड़ा होऊंगा करके। उस समय अगर हम देखें तो ज्यादा पार्टी नहीं थी हमारे देश में। जैसे आज अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में बहुत सारी पार्टी है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है जो अभी ममता बनर्जी जी हारी है वो वाली है, और भी बहुत सारे पार्टी है। ठीक है, तो उस समय भारत में ज्यादा पार्टी नहीं थी। एक पार्टी था कांग्रेस और एक पार्टी था मुस्लिम लीग, और छोटे मोटे और पार्टी था। तो कांग्रेस ने भी सब जगह अपने मेंबर को खड़ा किए, मुस्लिम लीग ने भी अपने मेंबर को खड़ा किए। अब और भी कुछ लोगों ने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चुनाव परिणाम में यहाँ पर कितने मेंबर कौन सी पार्टी से बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिणाम को देखते हैं और एक पार्टी का नाम लिखते हैं कांग्रेस। एक पार्टी का हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं कांग्रेस। एक पार्टी का नाम लिखते हैं हम मुस्लिम लीग। एक पार्टी का नाम हम किसको लिखते हैं, मुस्लिम लीग का लिखते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ये कांग्रेस है। ये कौन है, मुस्लिम लीग। एक हम लिखते हैं यहाँ पर निर्दलीय। एक हम लिखते हैं यहाँ पर निर्दलीय, जो कोई भी पार्टी से नहीं थे, कोई भी पार्टी से नहीं थे। और एक और हम लिखते हैं यहाँ पर अन्य, या फिर निर्दलीय में लिख लेना कि जो कोई भी पार्टी से नहीं थे उसकी संख्या। देखो, तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 208 सीटों में जीत हासिल हुआ। मतलब कांग्रेस ने जितने भी अपने मेंबर उतारे थे तो उसमें से 208 लोगों को जीत हासिल हुआ। देखो कितने में, यहाँ पर इतने का ही चुनाव होना है ना भाई, 296 का ही चुनाव होना है। बाकी 93 का तो नहीं होना है। बाकी 93 तो देसी रियासत वाले हैं, उसको तो राजा लोग चुन चुन के भेज देंगे, उसके लिए तो कोई चुनाव ही नहीं होना है। तो 296 मेंबरों का ही चुनाव होना है, जो अंग्रेजों के पास भारत था उसमें से। देखो 296 लोग का चुनाव होना है। अब इस 296 लोग का जब चुनाव हुआ और उसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उठाए, तो इस 296 में से कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। बहुत बड़ी सीटें हैं। 208 सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया था, तो वो सब जीत गए, 208 लोग। अब मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर 73 सीटों पर जीत दर्ज किया। कितने सीटों पर जीत दर्ज किया, 73 सीटों पर जीत दर्ज किया। और बाकी जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, मतलब कांग्रेस से नहीं थे, मुस्लिम लीग से नहीं थे, निर्दलीय थे, अन्य पार्टियों से थे, उन अन्य पार्टियों को यहाँ पे 15 सीटें मिली। कितने सीटें पर जीत में उनको हासिल हुई, 15 सीट। तो टोटल अब इसको करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये संख्या कितनी आनी चाहिए, 296 आनी चाहिए। जोड़ लेते हैं हम एक बार। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 5 कितना हो गया, 16। 16 का 6 हासिल एक लिख देते हैं, तो यहाँ पर 7, 8 और एक कितना हो गया, 9 और 2 का 2, तो 296 हो गए। तो कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ, और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ, और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं थे उन लोगों को 15 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल हुई। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें बढ़त किन का, उस समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमको देखना है। जब यहाँ पर देखोगे कि जब भारत में जब चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, और भारत में जब चुनाव हुए संविधान सभा के लिए और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिल गया 208, तो अब ये दिक्कत कौन करेगी, ये दिक्कत यहाँ पर करेगी ये लीग। कौन सी लीग, मुस्लिम लीग। ये भी एक पार्टी थी जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो मुस्लिम लीग आगे चलकर बोल देगी कि यहाँ पर तो कांग्रेस के लोग ही ज्यादा हैं, तो अगर हम कोई भी संविधान बनाए और उस संविधान पर अगर कुछ दिक्कत हो तो बहुमत से निर्णय लेना है। तो बहुमत से जब हम निर्णय लेने की बात करें तो बहुमत तो किन के पास है, कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस की अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है। तो पूरा जो भारत का संविधान बनेगा वो कांग्रेस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसे ही बनेगा। तो इसलिए आगे चलकर मुस्लिम लीग ने यहाँ पर इस संविधान सभा से उन्होंने बायकॉट कर दिया। वॉकआउट कर दिया मतलब कि हम संविधान नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभुत्व किनका ज्यादा है, कांग्रेस का है। और बहुत सारे लोग ये भी आज ही बोलते हैं कि संविधान सभा मतलब कांग्रेस थी, कांग्रेस के ही लोग ज्यादा थे। तो वो ही अपने अनुसार से पूरा यहाँ पर चीजों को बना दिए, संविधान को बना दिए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि उस समय कांग्रेस के विचारधारा ही पूरी भारत के संविधान में देखने को मिलती है।
तो ये चीज को आपको समझते हुए जाना है, देखते हुए जाना है। तो ये संविधान सभा के परिणाम। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ तो संविधान सभा में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, या फिर कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत दर्ज किया था? तो ध्यान रखना 208। मुस्लिम लीग को कितने सीट प्राप्त हुई थी? ध्यान रखना 73। और बाकी अन्य लोग को कितनी सीट प्राप्त हुई? 15। तो आजकल तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे इसको एक पैमाना बनाकर पूछ दे कि भारत में संविधान सभा का जो चुनाव हो तो उसके परिणामों में पार्टी और उनको मिले सीट को यहाँ पर मिलाइए करके, सही जोड़ी मिलाई करके। तो कांग्रेस का आपको याद रहेगा तभी आप मिला पाएंगे 208, मुस्लिम लीग का कितना? 73, और अन्य के कितना? 15। और टोटल कितने सीट पर चुनाव हुए थे? तो 296 सीट पर चुनाव हुए। बाकी 93 पर देसी रियासत तो नियुक्त करके भेजेंगे, तो उसके लिए कोई भी चुनाव कराने की जरूरत हमको नहीं पड़ा था। ये हमको देखना है, ये हमको समझना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर चुनाव हो गए। अब इनका चुनाव क्यों किया गया है? तो इनका चुनाव किया गया है भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो चुनाव हुए हैं जुलाई अगस्त में, और जस्ट इसके बाद इनका परिणाम भी आ गया। और जब परिणाम आ गया तो अब इनको काम करना है भारत के लिए संविधान बनाने का। अब भारत के लिए संविधान का निर्माण करना है, तो भारत के संविधान का निर्माण करना है, तो अब ये सभी लोग एक जगह एकत्रित होंगे, विचार विमर्श करेंगे कि कैसे बनाएं, क्या करें, कौन कौन सी चीजों को रखें, नहीं रखें। तो अब उनके लिए इन सब की बैठक होंगी। इन सब की क्या होगी? बैठक होगी। तो अब इन सब की जब बैठक होगी तो इनकी प्रथम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और प्रथम बैठक जब हो रही है तो अब इस संविधान सभा में कोई एक मेंबर को अध्यक्ष बनाना है हमको, ताकि वो लीड करे ना भाई। नहीं तो सभी सदस्य अगर ऐसे ही रहेंगे तो कौन लीड करेगा? कौन बताए किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है? कोई नहीं बता पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस संविधान सभा की बैठकें कब से स्टार्ट होती है और उन बैठकों में क्या क्या चीजें होता है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी है संविधान बनने की, ये हम अभी समझेंगे। तब तक आप लोग बताएंगे क्या आप यहाँ तक समझ पाए, क्या आपको कुछ चीजें क्लियर हो पाई? अब जो भी मैं पढ़ाया क्या आप उनको देख समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, आप एक बार जल्दी से बताएंगे। फिर अब हम चालू करते हैं संविधान निर्माण कैसे होता है, और संविधान निर्माण के लिए कब से बैठक स्टार्ट होता है, और उन बैठकों में क्या क्या चीजें होता है। उन सब चीजों को हम समझते हुए जाएंगे और देखते हुए जाएंगे। ठीक, चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या आप यहाँ तक समझ पाए। चलो, यहाँ पर मुक्तसदा 26 दिसंबर बोल रहे हैं, नहीं 26 दिसंबर नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं सबको। चलिए, मोक्षदा साहू, यस सर, सासी, चांदनी सिन्हा, कल्याणी। चलो देखते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं संविधान सभा की बैठक। अब हम हेडिंग किसको डालते हैं? संविधान सभा की बैठक, ठीक है। चलो, चुनाव उनाव हो गया, सबको सीट वीट मिल गया। अब उनका काम है संविधान का निर्माण। चलिए, तो अब यहाँ पर संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो बैठक के कर होगा। उन बैठकों में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं संविधान सभा की बैठकें। अब आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब भी आप एमसीक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, और संविधान सभा से संबंधित एमसीक्यू को अगर आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। और रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भारत के संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ठीक है, इनका जो प्रथम बैठक है ये होती है 9 दिसंबर। इनकी जो प्रथम बैठक है, ध्यान रखना, एकदम पूछा गया है, इनकी जो प्रथम बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। इनकी प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, ये ध्यान रखना है। अब जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जब प्रथम बैठक हुई तो उस प्रथम बैठक में सभी लोग उपस्थित थे कि नहीं थे? टोटल कितने मेंबर आने थे? 389 मेंबर आने थे।
296 ब्रिटिश भारत से और 93 मेंबर देसी रियासत से। अब जब प्रथम बैठक आयोजित होती है, इस प्रथम बैठक में आपसे यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि कितने लोग शामिल हुए थे। तो यहाँ पर जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो इस प्रथम बैठक में मात्र और मात्र 211 लोग ही शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं? 211। जबकि टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है? 389 मेंबर है। टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 389 होनी चाहिए, लेकिन मात्र 211 सदस्य भाग लेते हैं। कई की किताब में आपको 207 भी मिलेगा, लेकिन 211 सही है। अब 211 बस ही उपस्थित हुए हैं सर, बाकी लोग कहाँ गए? ऐसा आपके मन में डाउट होता होगा। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि एक जो पार्टी है जिसको हम मुस्लिम लीग बोलते हैं, एक जो पार्टी है जिसको हम कौन सी लीग बोलते हैं? मुस्लिम लीग, जिसको संविधान सभा की 73 सीटें प्राप्त हुई है, तो उन्होंने इस संविधान बनाने से मना कर दिया। इस संविधान सभा की बैठक का उन्होंने बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि नहीं बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पूरे लोग कांग्रेस से ही हैं, और पूरे लोग कांग्रेस से हैं तो कांग्रेस ही अपने अकॉर्डिंग बना लेगी। तो हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब हमारा कुछ होगा ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई औचित्य नहीं, तो हम क्यों करेंगे? तो इन्होंने बहिष्कार कर लिया। अब इन्होंने जब बहिष्कार कर लिया, तो ये प्रथम बैठक में नहीं है। ये हो गया, 73 लोग तो यहीं से गायब हो गए। अब दूसरा एक और जो वर्ग है, जिसको हम बोलते हैं देसी रियासत, जिसको हम क्या बोलते हैं? देसी रियासत। और देसी रियासत से कितने मेंबर आने थे? तो देसी रियासत से यहाँ पर आने थे 93 मेंबर। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर नहीं आए, तो देसी रियासत के लोग भी नहीं आए, इसलिए यहाँ पर ये चीजें खाली हो गया। तो 208 मेंबर कांग्रेस के आए थे पूरी के पूरे, और बाकी और भी कुछ लोग आए थे, और बाकी और भी कुछ लोग आए थे ना, तो उन्हें यहाँ पर पूछा जाता है, ये हमको देखना है। तो मुस्लिम लीग और देसी रियासत के कोई भी प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें से इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट कर दिया तो जितने भी लोग उपस्थित थे सबने सोचा कि क्या करें भाई, दो पार्टी दो लोग तो नहीं आए हैं, मुस्लिम लीग के कोई भी लोग नहीं आए हैं, देसी रियासत के कोई लोग नहीं आए, तो क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए? तो यहाँ पर ये लोग डिसीजन लेते हैं कि हमने तो मत आओ करके नहीं बोला है, हमने तो कुछ भी चीज नहीं बोला है। अगर संविधान बनाना है तो उनको आना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हमको ही मिलकर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने बोला कि कार्यवाही तो आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्द से जल्द हमको संविधान बनाकर देना है। तो फिर यहाँ पर ये बोला जाता है कि अब संविधान तो हमको बनाना है, तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें करना है। तो यहाँ पर बोला गया कि हमको एक अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। हमको क्या बनाना पड़ेगा? अध्यक्ष यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इस समय बोला जाता है कि हम अध्यक्ष नहीं बनाते, हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। इनका वेट करते हैं, मुस्लिम लीग और देसी रियासत के प्रतिनिधियों का, क्योंकि सर तो क्या कांग्रेस के सभी लोग शामिल थे? हाँ, कांग्रेस के सभी लोग शामिल थे, लगभग सभी लोग। ठीक है, 208 लोग यहाँ पर शामिल बताए जाते हैं कांग्रेस के। कई किताबों में 205 है, 200 वो है, तो कांग्रेस के लगभग सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि हम एक मीटिंग का और वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये पहला था, हो सकता है कि लोग कुछ कारण से नहीं आ पाए होंगे, तो अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिर कुछ लोगों ने बोला कि चलो फिर हम यहाँ पर टेम्पररी अध्यक्ष ही बना देते हैं, टेम्पररी चेयरमैन ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो अस्थायी अध्यक्ष को हम बना देते हैं कुछ समय के लिए, अस्थायी अध्यक्ष, और जब वो सब लोग आ जाएंगे ना, तो उनको पूछकर हम स्थायी अध्यक्ष ही बना लेंगे। तो यहाँ पर उस समय सबसे एक वृद्ध व्यक्ति थे, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज था उस समय काम वाम करने का, तो उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर सभी लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम को, उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को पूरी तरीके से बोला कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही हम बना देते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में, जो कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपको समझते हुए जाना है, देखते हुए जाना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये पहला बैठक है, और पहला बैठक में इन लोगों ने क्या कर दिया? पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। किसने बायकॉट कर दिया? मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बना दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर बना दिया गया।
अब दूसरी बैठक जस्ट इसके 2 दिन बाद होती है। जैसे पहला जो बैठक है वो 9 दिसंबर और दूसरा जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है। चलो दूसरी बैठक को लिखते हैं और समझते हैं। चलिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक, चलिए लिखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1746 को होता है। कब होता है? 11 दिसंबर 1746। अब 11 दिसंबर 1746 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से कांग्रेस के लोग ही ज्यादा रहते हैं और मुस्लिम लीग फिर से नहीं आ रही है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर आए और बहुत सारे मेंबर नहीं है। देसी रियासत के भी मेंबर यहाँ पर आना चालू कर दिए। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का क्रम बढ़ते गया और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देसी रियासत के लोग भी आना चालू हो गए। तो जब सब थोड़ा थोड़ा लोग आना चालू हो गए तो अब इस अधिवेशन में, इस दूसरी बैठक में अगर हम देखेंगे तो इस दूसरी बैठक में यहाँ पर एक स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। इसमें हम देखेंगे तो स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है और स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये आगे चलकर जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा और भारत का संविधान जब बन जाएगा और भारत में जब चुनाव होंगे तो इसको यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति भी हम बना देंगे। तो ये अध्यक्ष बन जाते हैं स्थायी, परमानेंट। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ इनके साथ देने के लिए 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। कौन बनाए गए? यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। अब वो 2 उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक डॉक्टर H.C. मुखर्जी थे और एक डॉक्टर V.T. कृष्णाचारी थे। ठीक है, चलिए, तो एक डॉक्टर H.C. मुखर्जी, H.C. हम देखेंगे मुखर्जी है। एक कौन है? डॉक्टर H.C. मुखर्जी है जो उपाध्यक्ष बनाए गए और एक है V.T. कृष्णमाचारी। एक कौन यहाँ पर आएंगे? डॉक्टर V.T. कृष्णमाचारी, डॉक्टर V.T. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे और हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे और V.T. कृष्णमाचारी थे। हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष इससे पहले मैंने आपको बताया प्रथम बैठक में बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक में हमने स्थायी अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष 2 थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर संविधान निर्माण की चीजें स्टार्ट होगी। अध्यक्ष भी बन गए, 2 उपाध्यक्ष भी बन गए। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो बैठक है वो भी जस्ट 2 दिन बाद होता है। तो पहला जो बैठक है वो 9 दिसंबर को, दूसरा जो बैठक है 11 दिसंबर को और तीसरा जो बैठक है वो यहाँ पर होता है। हम देखते हैं तीसरी जो बैठक है जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, और तीसरा बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तीसरे बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे। एक प्रस्ताव जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव में जिसमें 8 अनुच्छेद थे। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को ये लिख कर लाए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में थीम यह था कि भारत के संविधान को हम बनाएंगे तो किन किन बातों को रखेंगे। जैसे आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसमें हम आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, ऐसा करके जब एक लाइन से पढ़ते हो जिसमें से लोगों की आर्थिक समानता ये सब की बात करते हैं। तो जो प्रस्तावना है जो आज आप पढ़ते हो तो वैसे ही टाइप का पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे कि हमारे संविधान का उद्देश्य कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम उसको याद रखने वाले हैं, ताकि एक हमारे पास फ्रेम रहे कि हम किन किन तरफ जाएंगे, हमारे संविधान किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो इसी समय 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आए थे और उस प्रस्ताव को हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव
किस बैठक में रखी गई थी? तो ध्यान रखना कि तीसरी बैठक में रखी गई थी। वो बैठक कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ध्यान आपको रखना है। और उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इतने चीज उद्देश्य प्रस्ताव को पूछे जाते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव जब यहाँ पर रखा गया ना, तो सभी लोगों ने बोला कि हाँ, ये उद्देश्य प्रस्ताव बहुत अच्छे लिख कर लाए हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा ही हम बनाएंगे किनको? ऐसा ही हम बनाएंगे भारत के संविधान को। इसको भारत की प्रस्तावना भी बना देते हैं। तो फिर उसी समय जो अंबेडकर साहब हैं, अंबेडकर साहब ने बोला कि रुको रुको, इतनी हड़बड़ी हमको नहीं करना है भाई। अभी मुस्लिम लीग के सभी सदस्य नहीं आ रहे हैं, देसी रियासत के सभी सदस्य नहीं आ रहे हैं, हम अधिकतर कांग्रेस के मेंबर ही ज्यादा हैं, तो भाई उन लोग को भी आने दो, उन लोग को भी विचार विमर्श करने दो। और अगर वो लोग भी सहमत होते हैं तब जाकर हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा हमको। तो यहाँ पर अंबेडकर ने रोका और बोला कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कराने के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। भी बोला गया कि अभी एकदम ही ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, सभी और मेंबर को आने देते हैं, तक हम इस पर बात करेंगे। तो फिर यहाँ पर अंबेडकर ने शुरुआत में इनको स्वीकृत नहीं किया, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकृत नहीं किया। बोला कि इसके लिए समय चाहिए, बाकी सभी लोग को आने दो, सभी लोग अगर सहमत होंगे तो करेंगे। तो बाद में जाकर इसको स्वीकृत किया गया, बहुत बाद में जाकर। और वो डेट आता है 22 जनवरी। ठीक है। और हम कहाँ पर थे? दिसंबर में थे। किसके दिसंबर में थे? 1940। तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिए गए। ठीक है। तो संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ सुधार के साथ स्वीकृत कर लिया। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए गए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए गए थे 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा लाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में लाए गए थे? तीसरा। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पूरी तरीके से संविधान सभा ने स्वीकृति कब दिया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया? तो ये क्वेश्चन, ये डेट आपको भूलना नहीं है। एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1940 को, और एक उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कब? 22 जनवरी 1947। और बाद में जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत का प्रस्तावना बना, भारत देश के संविधान का प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना, आमुख बना। अभी हम प्रस्तावना पर पूरी तरीके से क्लास लेंगे। पहले हम संविधान को बना देते हैं, फिर संविधान में है क्या क्या चीज ये हम देखेंगे। संविधान में प्रस्तावना है, अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूचिया है, इतना चीज भारत के संविधान में है। तो कितने कितने क्या क्या है, सब चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी समझना कि यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में बना था, ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें कि हम पहुंच कब गए? जनवरी पहुंच गए। और आप देखोगे कि भारत आजाद हो जाता है। कब आजाद हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। और जब 15 अगस्त 1948 को भारत आजाद हो जाता है, अब एक नए देश बनता है, पाकिस्तान। अब एक नए देश बनता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जितने भी लोग हमारे संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो भारत के संविधान को बनाएंगे कि क्या करेंगे? तो यहाँ पर भारत के संविधान सभा की जो रेशियो है, जो संख्या है, जैसे 389 था, फिर 389 जो संख्या वो चेंज हो जाएगी भारत की स्वतंत्रता के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। तो संख्या कैसे चेंज हो जाती है और अब भारत के संविधान सभा में कितने लोग रह जाते हैं, इन सब चीजों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो ये संख्या एक बार फिर से चेंज होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी क्षेत्र भरा है, तो उधर से जितने भी लोग भारत के संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो उनको काटा जाएगा। अब वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाएंगे, और जितना भी क्षेत्र हमारे भारत में था और उसके अंतर्गत जितने भी लोग आने वाले थे, वो भारत के संविधान बनाएंगे। तो इस तरीके से सदस्य संख्या फिर से एक बार चेंज होगी, और कितना कितना चेंज होगा उसको हम देखेंगे। फिर हम संविधान सभा को बनाया था, तो इस संविधान सभा ने कैसे संविधान को बनाया, क्या क्या प्रयास किया, उन सारी चीजों को देखेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में संविधान सभा की समितियों को भी पढ़ लेंगे, कितनी समिति बनाया गया था, कौन अध्यक्ष था, और संविधान सभा के द्वारा क्या क्या चीजें और किया गया, उन सारी चीजों को हम समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कल की क्लास में। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास समझ आया होगा, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो हमने पढ़े हैं, तो एक बार जल्दी से बता देंगे कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर देंगे, और कल जब हम मिलेंगे ना, तो कल हम आगे इस क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलो, और हो सकता है कि कल
शायद महामैराथन चलता है हमारे एकेडमी में, तो आपकी क्लास छुट्टी रहे, अभी कंफर्म नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास होगी तब भी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तब भी उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, तो कल अगर नहीं होगा क्लास तो हम इसके बारे में चर्चा मंडे को करेंगे, ठीक है। चलो, तो धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा सभी लोग, और जुड़कर लाइव क्लास में आप क्लास का आनंद लेते रहिएगा, और उम्मीद है मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और संविधान के जो क्वेश्चन नहीं बनते ना, वो सब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा एकदम सही से। तो आप सभी लोग मेरे साथ, मेरे पर भरोसा दिखाकर कम से कम एक बार पढ़िए मेरे से, और मैं पूरा आपको संविधान में एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा वादा रहा आप सबसे, ठीक है। बट हड़बड़ाएंगे नहीं आप सभी लोग, ठीक है? चलो, धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे कल, और कल नहीं होगा तो फिर हम मंडे को मिलेंगे।